हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है एमपी सेट के स्टूडेंट के लिए और यूजीसी नेट, एमपी पीएससी, एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक आज का जो हमारा है वो है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। इंग्लैंड जो यूके की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है, इसी पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इसको दान संगठन सोसाइटी भी कहा जाता है और इसी को ही अगर हम बात करें तो धर्मार्थ संगठन सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। दान संगठन सोसाइटी के साथ साथ धर्मार्थ संगठन सोसाइटी के नाम से भी ये जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इससे एग्ज़ाम में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से केवल फैक्ट पूछा जाता है, केवल फैक्ट पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी यूके में, वो 1869 में इसकी स्थापना हुई थी। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो है गोशलमेंट के बाद इंग्लैंड में इसकी जो है स्थापना हुई। इसमें पुअर लॉ गार्डियंस द्वारा जो है ये वितरित बाहरी राहत को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि धर्मार्थ जो संगठन है, जहां समाज धर्मार्थ समूह से बने थे जो गरीब, संकटग्रस्त या पथभ्रष्ट व्यक्तियों की सहायता के लिए वैज्ञानिक परोपकार का उपयोग करते थे, तो समाज स्वयं को केवल भिक्षा देने वालों से अधिक मानता था। उनका अंतिम लक्ष्य उतना ही है जो आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी बहाल करने से था। मैं आपको बता दूं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की जो उद्देश्य रखा गया वो बेसिकली धर्मार्थ एजेंसियों के बीच सहयोग और अधिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए रखा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। और साथ ही साथ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का जो उद्देश्य रहा वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता पर भी बल देता था। ठीक है, आत्मनिर्भरता पर बल देता था। और नाम याद रखेंगे, गेसलमेंट का भी नाम, और साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना है ऑक्टेविया हिल का भी नाम। ठीक है, हालांकि इसकी स्थापना 1869 में हुआ था, तो ये ऑक्टेविया हिल ने इसका नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 1870 में। उसके दशक की शुरुआत में बुज़ुर्गों को बाहरी राहत के वितरण को प्रतिबंधित करने के इरादे से मुट्ठी भर स्थानीय समाज का गठन किया गया। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ये बात है 1870 के दौरान, जहां बाहरी राहत को बात की गई है। बेसिकली बाहरी राहत की जब बात हम लोग करते हैं तो यह एक प्रकार से आउटर रिलीफ की बात करता है। और जब आउटर रिलीफ की बात होती है तो आपको याद आता है एलिजाबेथन पुअर लॉ का 1601 एलिजाबेथन पुअर लॉ के उत्पन्न एक अप्रचलित शब्द है जो सामाजिक कल्याण और गरीब राहत का एक कार्यक्रम था, जहां गरीबी को कम करने के लिए धन, भोजन, कपड़े या सामान के रूप में सहायता दी जाती थी, बिना आवश्यकता के प्राप्तिकर्ता किसी संस्थान में प्रवेश करे तो उसके संबंध में उसको जो है मदद दी जाए। तो इसके परिप्रेक्ष्य में एक आंतरिक राहत भी थी। आंतरिक राहत के प्राप्तकर्ता जो थे वो आलम हाउस, अनाथालय, वर्क हाउस या गरीब घर में प्रवेश करने की आवश्यकता थी, ये बताया गया था। ठीक है, परंतु यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 1870 के दशक में जो शुरुआत हुई बुज़ुर्गों के लिए बाहरी राहत शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1870 की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, हालांकि इससे पहले एलिजाबेथन पुअर लॉ में बात हुई थी सामाजिक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जो रखा गया है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी रखा गया है। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में जब पूछा जाएगा बाहरी राहत को लेकर, तब आप 1870 लगाइएगा। ठीक है, याद रखिए। एक्टिविया हिल का नाम आप याद रखेंगे और गेसलमेंट का भी नाम आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इसमें पुअर लॉ जो है गार्डियंस के द्वारा, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, पुअर लॉ गार्डियंस के द्वारा। अब ये है क्या, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूँ। ये जो है एक प्रकार से अभिभावक का बोर्ड है, इसको क्या बोला जाता है, ध्यान रखेंगे।
इम्पॉर्टेंट शब्द है हमारे लिए ये, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, जो पुअर लॉ गार्जियंस लिखा गया है इसका मतलब होता है अभिभावक के बोर्ड या संरक्षक मंडल कहा जाता है, ठीक है। और ये यूनाइटेड किंगडम में पुअर लॉ का संचालन किया था। यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में क्या किया था, इन्होंने पुअर लॉ का संचालन किया था। अब पुअर लॉ का संचालन में अगर इनकी भूमिका रही थी इंग्लैंड में तो सन 1835 से लेकर 1930 तक की, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछेगा पुअर लॉ गार्जियंस के बारे में तब बताइएगा ये जवाब, ठीक है ना। यही नाम आता है इंग्लैंड और वेल्स का भी नाम, ठीक है। बट इसके बारे में मैं आगे आप लोगों से दूसरी क्लासेस में आपको जिक्र करूँगा, बस पॉइंट टू पॉइंट आप केवल को समझते चलना है आप लोगों को। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एसोसिएटेड चैरिटी भी इसी को कहा जाता है। इसी को क्या नाम से जाना जाता है, एसोसिएटेड चैरिटीज़ यानी सह संबंध धर्मार्थ के नाम से भी इसी को जाना जाता है, जो एक निजी चैरिटी थी जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में गरीबों के बारे में जानकारी के लिए समाशोधन गृह के रूप में मौजूद थी। समाज मुख्य रूप से योग्य गरीबों और अयोग्य गरीबों के बीच में अंतर से चिंतित था। तो समाज का मानना था कि गरीबी के पीछे की समस्याओं की जांच किए बिना दान देने से नागरिकों का एक वर्ग तैयार हो जाता है जो हमेशा दान देने पर निर्भर रहेंगे या निर्भर रहेगा। तो ऐसे में जो एसोसिएटेड चैरिटी का नाम है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का ही नाम है जो 1869 का है, ठीक है। गैसलमेंट की भूमिका, ऑक्टेविया हिल की भूमिका इसमें हमें देखने को मिली है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ब्रिटेन में जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है वहाँ पर आप देखेंगे हेलन बोसाकेट और ऑक्टेविया हिल के नेतृत्व में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना 1869 लंदन में थी या हुई थी और इसमें गरीबों के प्रभाव से निपटने के लिए स्व सहायता और सीमित सरकारी हस्तक्षेप की अवधारणा को समर्थन दिया गया था, ठीक है। ब्रिटेन में, ब्रिटेन का मतलब यूके है, यूके का मतलब इंग्लैंड है, ये बात ध्यान रखेंगे। संगठन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करने वालों की जड़ों से उखाड़ने और राहत देने के लिए जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी उसका उपयोग करने का दावा करता था, ठीक है। एक नाम आता है एनी बर्नर्स का, और एनी बर्नर्स संगठन में शामिल हुई और उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि को इस्तेमाल किया कि लोगों ने चैरिटी स्वीकार करने पर आपत्ति जताई। सन 1946 में, ध्यान रखेंगे ये भी नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का नाम बदल दिया गया और 1946 में नाम बदल कर क्या किया गया, फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन कर दिया गया है। तो पेपर में अगर प्रश्न पूछे फैमिली एसोसिएशन जो है फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन का नाम कब रखा गया है तो 1946 बताइएगा। स्थापना पूछेगा तो 1869 लगाइएगा और ये वही है जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है। और यह आज भी एक पंजीकृत फैमिली सपोर्ट चैरिटी के रूप में फैमिली एक्शन के रूप में काम कर रही है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक आता है सेटलमेंट मोमेंट। सेटलमेंट मोमेंट भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का ही एक प्रकार से ये पार्ट है। इसको बस्ती आंदोलन भी कहा जाता है, इसी को समझौता आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए सुधारवादी सामाजिक आंदोलन था जो 1880 की दशक में शुरुआत हुआ था, मैंने आपको कम्युनिटी वर्क में पढ़ाया था। और 1920 के आसपास जो है यूनाइटेड किंगडम और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चरम पर पहुंच गया था। बात है ये किसकी, सन 1920 की, और किसकी, सेटलमेंट हाउस मोमेंट की, ठीक है। ध्यान रखेंगे सेटलमेंट हाउस आंदोलन की। फिर यहाँ पर कहा गया कि इसका जो लक्ष्य रखा गया वो समाज के अमीरों और गरीबों को भौतिक निकटता और सामाजिक अंतर संबंध दोनों में एक साथ लाना था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीब शहरी इलाके में सेटलमेंट हाउस की स्थापना थी जिसमें स्वयंसेवक मध्यवर्गीय सेटलमेंट वर्कर्स रहते थे, ज्ञान और संस्कृति को साझा करने की उम्मीद करते थे और उनके कम आय वाले पड़ोसियों की गरीबी को कम करते थे। बस्तियों के घरों ने इन क्षेत्रों में गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डे केयर का मतलब दिन का देखभाल, अंग्रेजी कक्षाएं
और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सेवाएं प्रदान की गई। और यहाँ पे जेम्स एडम्स और एलन सतीर का नाम आता है, कहीं कहीं एलन स्टार लिखा होता है। इनके द्वारा स्थापित उस समय का सबसे प्रसिद्ध आवास हल हाउस था ये। तो अगर पूछेगा सेटलमेंट हाउस मूवमेंट 1880 में किसने इसकी स्थापना की है, तो जेम एडम्स का नाम लगाइएगा और एलन सतीर का नाम लिया, एलन स्टार का नाम लगाइएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यदि आप यूजीसी नेट समाजकारी की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या आप एमपीपीएससी का, एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू या एमपीसेट या यूजीसी नेट जिसका एग्ज़ाम जून में है, तो उन बच्चे हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए जो है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूके के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। इसकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाएगा। ठीक है, और आपकी जो क्लास का समय बताया गया है, एक क्लास आपकी 1 PM रखी गई है, एक क्लास आपकी 6:30 रखी गई है, एक क्लास आपकी 8:30 रखी गई है। आप सबको पता है कि क्लास का जो एग्ज़ाम है वो जून में होने वाला है, इस वजह से क्लासेस बढ़ा दी गई हैं आप लोगों की, ताकि आपका सिलेबस, आपके क्वेश्चंस, आपके PYQ ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो सकें और एग्ज़ाम को आसानी से आप क्रैक कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्नबी हॉल सेटलमेंट हाउस जो है ये 1884 में स्थापित, 1902 में आंदोलन की शुरुआत और 1884 में लंदन में ईस्ट एंड जो है वाइट चैपल में टर्नबी हॉल की स्थापना के साथ हुई थी। ये घर देखिए, एक टर्नबी हॉल है, इसकी स्थापना की बात की गई है टर्नबी हॉल की। ठीक है, तो टर्नबी हॉल की स्थापना जो है 1884 में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, 1884 में की गई और 1902 में यह आंदोलन का एक रूप ले लिया था, आंदोलन का 1902 में। और 1884 में लंदन के ईस्ट एंड वाइट चैपल में टर्नबी हॉल की स्थापना के साथ हुई थी। और टर्नबी हॉल स्थापना जो है एक घर है, तो वहाँ पे अमेरिका में उनके बाद में उदाहरणों के मूल रूप से भिन्न था। अक्सर धनी दानदाताओं, शहर के निवासियों और भिक्षाओं के लिए या शिक्षा के लिए विद्वानों की ओर से दान के आधार पर प्रदान किए जाने वाले जैसे भोजन, आश्रय और बुनियादी और उच्च शिक्षा को पेशकश की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा हम सब के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये शब्द किससे रिलेट कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, टर्नबी हॉल से रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखें आप सभी लोग कुछ एक्टिविया हिल के बारे में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पर्सन है इसलिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट इसकी किताबें ली हैं। तो एक्टिविया हिल की एक किताब थी 1872 में। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। तो ये फर्दर अकाउंट ऑफ द जो है वेलमेर स्ट्रीट इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक्टिविया हिल 1877 का है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप IMP करिएगा। आवर कॉमन लैंड करके आता है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है होम्स ऑफ द लंदन पुअर का, और ये एक्टिविया हिल का 1883 का है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और एक्टिविया हिल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर, स्पेस एंड जो है म्यूज़िक, ठीक है, फॉर द पीपल, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और आगे अगर हम बात करें तो एक ये, इसको छोड़ दीजिए 1909 वाला, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बेसिकली रॉयल कमीशन से संबंधित था पुअर लॉ में, बट अगर आप चाहें तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा जाएगा तो आवर कॉमन लैंड पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। होम्स ऑफ द लैंड पुअर पूछा जा सकता है लंदन का। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों को आप चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, यह पेपर में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। हमने आज का जो टॉपिक लिया था वो टॉपिक था चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की, दान संगठन समिति की थी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना ध्यान रखेंगे 1869 में पुअर लॉ के गार्जियंस के द्वारा भी वितरित हुआ है। यहाँ पर भूमिका मैंने इसके बारे में भी बताया है आपको। गेसलमेंट और एक्टिविया हिल के नेतृत्व में इसकी जो है स्थापना की गई थी 1869 में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको कोई इससे डाउट है मन में तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपके जो है कमेंट के माध्यम से इसके डाउट को क्लियर करूँगा आप लोगों की। ठीक है,
तो यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए जो नंबर है मेरे, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। ठीक है, क्लासेस का टाइमिंग, वीडियो, सब कुछ मैं आप लोगों को इस कॉल के माध्यम से व्हाट्सएप पर आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।